हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। कंटिन्यू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर 1 हो चुका है। लेक्चर 1 में वही पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। उनमें से 4 से 5 प्रॉपर्टी हम पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ लिए थे, क्विकली रिवीजन करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी डेंसिटी के बारे में। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और उसके यूनिट वगैरह के बारे में डिस्कस किए थे। दूसरा अपना जो प्रॉपर्टी था स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, उस पर्टिकुलर फ्लूइड की जिसकी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड में वाटर लेते थे, और स्टैंडर्ड फ्लूइड जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर की बात करें तो 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। स्पेसिफिक वेट डेंसिटी या यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम होता है। गामा इज इक्वल टू होता है रोजी, इसकी यूनिट आती है न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ठीक है, अगला अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, बल्क मॉडुलस को के से, तो बीटा इज इक्वल टू 1/k हो जाएगा, और इसकी यूनिट आती है पास्कल इनवर्स में। दो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताए थे आपको याद करने के लिए। पहला तो मैंने डिराइव करवा दिया था कि के बराबर होता है dp अपॉन माइनस dv अपॉन v। dp क्या होता है, चेंज इन प्रेशर होता है, माइनस dv अपॉन v क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। प्रेशर में चेंजेस करने पर स्ट्रेन में क्या चेंजेस आता है, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही थी। कंप्रेसिबिलिटी का डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन मैंने करवाया नहीं था। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। बीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/k, तो dp अपॉन रो dp होता है। dp क्या होता है, चेंज इन प्रेशर होता है, रो होता है डेंसिटी, और डी रो होता है चेंज इन डेंसिटी। ओके, अगली जो प्रॉपर्टी आज स्टार्ट होने वाले, दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर जो अपना 2 है, इसमें हम देखने वाले हैं बेसिकली विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। ठीक है, अब फ्लूइड की जब हम बात करेंगे तो दोनों चीज़ें आपके मन में चलनी चाहिए। फ्लूइड की जब हम बात करेंगे तो आपको केवल पानी नहीं, इसमें लिक्विड भी आना चाहिए, और लिक्विड के साथ साथ में इसमें गैस भी आती है, दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब लिक्विड में मोस्टली जो यूज होता है इसमें वाटर के बारे में स्टडी अपन करते हैं। तो विस्कोसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। क्या होता है विस्कोसिटी, फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो फ्लूइड को बहने से रोकती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि फ्लूइड को बहने से रोकती है। मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास एक बाल्टी शहद है और एक बाल्टी पानी है, आप फ्लोर पे उसको उड़ेल रहे हैं, ठीक है, फ्लो आउट कर रहे हैं, तो कौन आगे तक जाएगा। जैसे ये आपके पास टप में समझो, ये कंटेनर में आपके पास शहद है, इसमें हनी है, ठीक है, और इस कंटेनर में आपके पास वाटर है। क्या है, वाटर है। तो इनमें से किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा फास्ट फ्लो करेगा, बताइए कौन ज़्यादा फास्ट फ्लो करेगा। दो आपके पास हैं, एक तो हनी है, दूसरा वाटर है। वाटर ज़्यादा फास्ट फ्लो करेगा। इस पॉइंट पे यदि आप उड़ेलेंगे तो हो सकता है वाटर यहाँ तक चला जाए, लेकिन आपका हनी यहीं तक जाएगा। तो हनी की विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। हनी के अंदर एक ऐसी चीज़ है, हनी तो लिक्विड है, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको बहने से रोक रही है, वही होता है विस्कोसिटी। तो मैंने इसका डिफिनेशन टेक्निकल टर्म में लिखा है, when two adjacent layer of fluid are in relative motion then they resist the motion of each other. This fundamental property of fluid is known as viscosity. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कोहेजिव फोर्स, दूसरा होता है एडहेजिव फोर्स। कोहेजिव फोर्स क्या होता है, यदि आप मान लीजिए सेम टाइप के वाटर है, तो वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स लग रहा है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है, वो आपका होता है कोहेसिव फोर्स। और जो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या है, दो डिफरेंट टाइप के बीच, मान लीजिए ग्लास में पानी भरा हुआ है, एक ग्लास और इसमें पानी भरा हुआ, तो पानी और ग्लास की सरफेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एडहेसिव फोर्स। और पानी के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगेगा, वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल, वो आपका होगा कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो जो हनी है, वाटर है, इसके अंदर क्या है, सेम टाइप के पार्टिकल हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं, तो इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। अब इन कोहेसिव फोर्स की वजह से
बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होंगे, इन कोहेसिव फोर्स की वजह से, जैसे पार्टिकल है ये मतलब हनी के मॉलिक्यूल है, इनकी कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा आपस में, तो इन कोहेसिव फोर्स की वजह से लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है। इन कोहेसिव फोर्स की वजह से लेयर बन जाती है। आप आगे पढ़ेंगे टर्बुलेंट लेमिनार फ्लो, तो ऐसे कुछ आप डायग्राम देखेंगे। इन कोहेसिव फोर्स की वजह से लेयर बन जाती है। अब जो लेयर होती है ना, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ट्रेवल करती है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर। जैसे हमें बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिए, ये फ्लूइड की एक लेयर है, फ्लूइड की दूसरी लेयर है, ये फ्लूइड की तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, पांचवी लेयर है, इस तरीके की लेयर है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, ये फ्लूइड की लेयर है। तो जो फ्लूइड की ये वाले दूसरे नंबर की लेयर है ना, इसके ऊपर तो 1 वाली लेयर रिलेटिव मोशन में है और इसके नीचे 3, यानी इस वाले इंटरफेस में 2 टाइप की लेयर है, एक तो 1 वाली भी है और 3 वाली भी है। वैसे 3 वाले में 2 वाली भी है, 4 वाली भी है। तो यहाँ पर क्या है, रिलेटिव मोशन काम कर रहा है, लेकिन 1 वाली लेयर में केवल 2 वाली है और इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है। तो एक दूसरे के मोशन को रोकती हैं, वही होता है विस्कोसिटी। कुछ भी नहीं याद ना रहे तो इतना याद रखिए कि फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लूइड को ही बहने से रोकती है, वो आपका होता है विस्कोसिटी। वो क्या होता है? विस्कोसिटी। कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये विस्कोसिटी किसको मेजर करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ये रुकावट, फ्लूइड क्यों फ्लो नहीं हो रहा है? कुछ ना कुछ तो रुकावट आ रही होगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रहा होगा, रुकावट आ रही होगी, तभी तो रुक रहा है। उसी को मेजर करता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसकी वजह से होता है? कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि विस्कोसिटी किसकी वजह से होता है? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगता है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। जो वाटर की विस्कोसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब कितनी होती है वाटर की विस्कोसिटी? ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी होगी, 0.0010 पास्कल सेकंड, 0.0010 पास्कल सेकंड। 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि आप इसको mm में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? mm में, तो 1 पास्कल इक्वल टू आपका हो जाएगा 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं विस्कोसिटी की बात कर रहा था। विस्कोसिटी अब लिक्विड कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। वाटर की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 0.0010 पास्कल सेकंड होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे गैस के अंदर। गैस भी तो फ्लूइड है, तो गैस के अंदर विस्कोसिटी क्या रीजन है? गैस के अंदर कोई कोहेसिव फोर्स तो होता नहीं है, तो क्या रीजन है? क्या रीजन है? जैसे मान लीजिए चैम्बर है, इस चैम्बर में गैस भरी हुई है, इस चैम्बर में गैस भरी हुई है, समझिए, इस चैम्बर में गैस भरी हुई है। गैस के बहुत सारे पार्टिकल हैं, गैस के बहुत सारे पार्टिकल हैं, गैस के क्या है? पार्टिकल हैं। अब गैस को हम इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में हम गैस को फ्लो करवाना चाहते हैं, तो आपस में क्या करेंगे? ये सारे पार्टिकल आपस में टकराएंगे, जिगजैग मोशन करेंगे, आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे। जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? इनकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी रिड्यूस होगी, भाग नहीं पाएंगे। जैसे एक क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, वो आपस में सभी लड़ने लगे, तो बाहर कैसे निकल पाएंगे? लड़ते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? गैस के पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, मतलब आपस में क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जो टकराहट है ना, ये जो मोशन हो रही है ना, ये रैंडम मोशन हो रहा है। ये रैंडम मोशन की वजह से क्या हो रहा है? ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेन यही रीजन होता है विस्कोसिटी इन गैस का। तो विस्कोसिटी इन गैस का रीजन होता है ड्यू टू रैंडम मोशन। गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, ये रैंडम मोशन करते हैं, जिससे फ्लो के अंदर क्या होता है? रुकावट पैदा होती है, और जो रुकावट होती है उसी का नाम होता है विस्कोसिटी। तो गैस की विस्कोसिटी क्या होती है? 0.0018 पास्कल सेकंड, 0.00 3 जीरो है, ध्यान रखिएगा, 3 नहीं 4 जीरो होगा, 00 यहाँ पर 4 टाइम 0 होगा, 0.4 टाइम 018 पास्कल सेकंड। विस्कोसिटी आपको मैं लिक्विड की, दरअसल वहाँ लिक्विड की बात होगी, नॉट ओनली वाटर, यहाँ पर लिखा हुआ, अच्छा वाटर लिखा हुआ, ठीक है। 0.0010 पास्कल सेकंड होता है, और यहाँ पर 0.4018 पास्कल सेकंड होता है। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी वाटर की है, गैस की विस्कोसिटी कम है। यानी जो वाटर की विस्कोसिटी होती है
हम कह सकते हैं 50 टाइम होती है विस्कोसिटी ऑफ एयर, विस्कोसिटी ऑफ गैस। तो स्टेटमेंट आपको पता रहेगा, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो 50 टाइम्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस होता है विस्कोसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? कुछ नहीं बनेगा। विस्कोसिटी क्या होता है? ये होता है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड किसकी वजह से होता है? कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 0.0010 पास्कल सेकंड होता है। विस्कोसिटी इन गैस कैसे होती है? रैंडम मोशन की वजह से होती है। और वैल्यू कितनी होती है? 0.4018 पास्कल सेकंड। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू होता है 50 टाइम्स विस्कोसिटी ऑफ एयर। इतना ध्यान में रखेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे शियर स्ट्रेन के बारे में। शियर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसान है, ठीक है। हम केवल आपको उतना ही एक्सप्लेन करें जिससे आपके क्वेश्चन बन जाए। बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जितना थ्योरी बता रहे हैं सफिशिएंट है, ठीक है। शियर स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए ताकि आपको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझने में बहुत आसानी होगी। तो शियर स्ट्रेन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है शियर स्ट्रेन कॉन्सेप्ट? जैसे मान लीजिए ए फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कलर चेंज कर देते हैं। इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो मैं इसको एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ। आपको एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो वर्टिकल एक्सिस है इसको वाई मान लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको एक्स मान लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, एक्स एक्सिस। और इसको अपन मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। अब इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इन फ्लूइड की कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। चलिए इस वेलोसिटी को अपन लिखते हैं, ये इस डायरेक्शन में ऐसे बना सकते हैं ना अपन, इस तरीके से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इनकी वेलोसिटी कैसी होगी? जैसे दो पार्टिकल ले लेते हैं, एक हम टॉप लेयर में पार्टिकल ले लेते हैं 0.1 और यहाँ कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं बी। इस पे हम देखते हैं वेलोसिटी। जैसे या फिर कह सकते हैं कि 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। जो फर्स्ट लेयर को मैंने ए नाम दिया है, जो थर्ड लेयर है इसको सी नाम देते हैं, थर्ड लेयर को हम नाम देते हैं सी नाम दे रहे हैं। तो वेलोसिटी देखिए, इसकी जो वेलोसिटी होगी, मान लो लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी है u, तो इसकी वेलोसिटी होगी u प्लस du। अब बोलेंगे ऐसा क्यों सर? देखिए जो ऊपर वाली वेलोसिटी होगी, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी होगी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर है ये किसी के साथ रिलेटिव मोशन नहीं कर रही है, किसी के साथ रिलेटिव मोशन नहीं कर रही है। जब रिलेटिव मोशन करती, यदि इसके ऊपर कोई और लेयर होती है ना, जो आपके लेयर 1 है, जिसके ऊपर कोई और लेयर होती है जिसमें रेजिस्टेंस पैदा होता है, वेलोसिटी कम होती। 3 नंबर वाली लेयर के ऊपर 2 नंबर वाली लेयर ऊपर है तो वेलोसिटी कम होगी। यदि इसकी u वेलोसिटी है तो ऊपर वाली की होगी u प्लस du। क्लियर हो गई चीज़ें? क्योंकि जो ए नंबर की आपकी लेयर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उस ऊपर कोई लेयर नहीं है और रिलेटिव मोशन नहीं कर रही है। तो यदि इसकी वेलोसिटी u है तो इसकी कितनी होगी? u प्लस du होगी। अब यहाँ पर डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी बाई। ये जो डिस्टेंस है कितना है? डी बाई। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, डी बाई है। तो यदि हम ये देखते हैं कि टी टाइम में कितना ट्रेवल करेगी, ये जो लेयर जा रही है फ्लूइड की, ये टी टाइम में कितना ट्रेवल करेगी, इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बाहर निकाल के सिस्टम को देखें तो ये अपनी डिस्टेंस कितनी है? डी बाई है, ठीक है। अब एक लेयर थी जिसकी वेलोसिटी u थी और एक और लेयर थी जिसकी वेलोसिटी क्या थी? u प्लस du थी। अब ये देखिए, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ट्रेवल करेगी, जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो कम ट्रेवल करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा है, ये ज़्यादा ट्रेवल करेगी। इसकी वेलोसिटी थोड़ा कम है तो कम ट्रेवल करेगी। तो कितना ट्रेवल करेगी पता है आपको? आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है गाइज? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि हम टी टाइम लेते हैं, फॉर इंटरवल टाइम टी, फॉर इंटरवल टाइम टी, आप ऊपर लिख लेना, फॉर इंटरवल टाइम डी टी टाइम अपन ले लेते हैं, छोटा सा टाइम ले रहे हैं डी टी टाइम, ठीक है। फॉर इंटरवल
टाइम dt टाइम में देखते हैं कितना ट्रेवल करेगी। तो ये वाली जो अपनी लेयर है u वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी u थी तो कितना ट्रेवल कर जाएगी u इंटू डी टी, क्योंकि अपने स्पीड यानी वेलोसिटी u हो जाएगा, टाइम अपना dt, u इंटू डी टी हो जाएगा, u इंटू डी टी हो जाएगा। अब इसके देखो इतना ए भी ट्रेवल कर जाएगी, u इंटू डी टी तो ए भी हो जाएगा। थोड़ा सा एडिशनल वेलोसिटी थी तो थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल करेगी, du ज़्यादा वेलोसिटी थी तो du इंटू डी टी ये ज़्यादा ट्रेवल कर गई, du इंटू डी टी क्या है, ये ज़्यादा ट्रेवल कर गई है, ठीक है, du इंटू डी टी ज़्यादा ट्रेवल कर गई है। अब ज़्यादा ट्रेवल कर गई, ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, आप थोड़ा देख पा रहे होंगे, ये जो एंगल बन रहा है डी थीटा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, डी थीटा एंगल बन रहा है। तो इसको थोड़ा आसानी से लिख सकते हैं डिराइव करके। ये आप देखिए जो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा पता है आपको, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ये जो थीटा है इस थीटा के सामने वाली जो लेंथ होगी ये वाली, ये आप परपेंडिकुलर होगी। आधार कितना होगा, ए आपका आधार होगा, ए वाला बेस होगा। डोंट गेट कंफ्यूज गाइस, बहुत आसान है। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा कितना है आपका डी थीटा, तो कितना हो जाएगा डी यू इंटू डी टी अपान बेस कितना है डी बाई, डी यू अपान डी यू इंटू डी टी अपान डी बाई आ जाएगा। अब इस यहाँ से थोड़ा डेरिवेशन आपको बताते हैं, इस पेज का में ऊपर ही हम बता देते हैं, ठीक है। हमने निकाला था कि टेन डी थीटा इज इक्वल टू डी यू इंटू डी टी अपान डी बाई, ये निकाला था। डी थीटा अपना क्या है, जो डी थीटा है वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा है। जब टेन थीटा की वैल्यू बहुत कम होती तो कितना हो जाता है, जो टेन डी थीटा होता है हम लिख सकते हैं उसको डी थीटा, ठीक है। ऐसे ही फाइन डी थीटा की जब वैल्यू छोटी होती है तो फाइन डी थीटा को अपन लिख देते हैं डी थीटा। काफ डी थीटा की जब वैल्यू ज़्यादा बहुत कम होती है तो अपन लिख देते हैं काफ डी थीटा इक्वल टू 1। ये कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ के। तो टेन डी थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, यानी डी थीटा बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो वेरी वेरी स्मॉल है तो डी थीटा ही लिख देंगे। तो डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी यू डी टी अपान डी बाई। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, डी थीटा अपान डी टी, ये डी टी इधर साइड आ जाएगा तो डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू डी यू अपान डी बाई। यहाँ पास डी टी था, डी टी इधर आ जाएगा तो डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू डी यू अपान डी बाई हो जाएगा। तो यही पास मैंने ये डिराइव करके लिखा हुआ है, ये चीज़ें मैंने पहले फिर टाइप करके लिखी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं क्लियर कर देता हूँ, वो ये वाला आपको डेरिवेशन करना है अपने हाथों से, तो वो फीलिंग आएगी अच्छे से क्वेश्चन करने में। मैंने क्या बताया कि फ्लूइड की बहुत सारी लेयर बह रही थी, फ्लूइड फ्लो हो रहा था, बहुत सारी लेयर में फ्लो हो रहा था। ये लेयर कैसे बनती है, कोहेसिव फोर्स की वजह से ये लेयर बनती हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर थी कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो यहाँ पास मैंने दो लेयर लिया, एक पहली लेयर लिया, एक तीसरी लेयर मैंने लिया था। पहली वाली लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसके ऊपर कोई ट्रेवल नहीं कर रही, रिलेटिव मोशन में नहीं है, जबकि तीसरी वाली की कम होगी, डी बाई डिस्टेंस पे दोनों लेयर हैं। फिर मैंने देखा कि डी टी टाइम में ये लेयर कितनी ट्रेवल कर जाएंगी, मैंने निकाल दिया आपके लिए। ये निकालने के बाद यहाँ से एंगल निकाल दिया कि टेन डी थीटा इक्वल टू ऐसे आएगा, तो ये डेरिवेशन आपको निकल के आ गया, डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू डी यू अपान डी बाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो डी थीटा अपान डी टी है क्या दर्शाता क्या है, अब आप किसी चीज़ को जब टाइम पर डिवाइड कर देते हैं तो रेट आ जाता है ना, रेट आ जाता है। यहाँ पास कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये जो क्या हो रहा है फ्लूइड की लेयर में क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है। कैसा डिफॉर्मेशन होगा, एंगल भी है तो एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा। रेट पे डिवाइड किया तो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी थीटा अपान डी टी को रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, क्योंकि एक्चुअल में स्ट्रेन क्या होता है, जो डिफॉर्मेशन होता है उसी को स्ट्रेन कहते हैं, डिफॉर्मेशन होता है उसी को अपन स्ट्रेन कहते हैं। जैसे स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ में जो डिफॉर्मेशन हुआ वही तो स्ट्रेन रिप्रेजेंट करती है। तो फ्लूइड के केस में जो स्ट्रेस काम करता है वो शियर स्ट्रेस होता है, तो जो स्ट्रेन आएगी वो शियर स्ट्रेन आएगी। कौन सी स्ट्रेन होगी, शियर स्ट्रेन होगी। इसको बोलेंगे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और एक कॉन्सेप्ट देखिए, जिसको फॉर्म आता होगा अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जो है ना, तो जब अलोंग द सरफेस कोई फोर्स काम करता है फिर शियर फोर्स कहते हैं,
और उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे फेयर स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ फेयर स्ट्रेस में डिफॉर्मेशन जो आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, तो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ फेयर स्ट्रेन बोलेंगे। डी यू अपॉन डी वाई को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, वो आपका है डी यू अपॉन डी वाई। डी यू अपॉन डी वाई ट्रांसवर्स डायरेक्ट, डी वाई क्या है आपकी, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन की डिस्टेंस है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन की डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, डी यू अपॉन डी वाई। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि किसी को कुछ भी नहीं आता एक कॉन्सेप्ट, तो आपको इतना याद रखना है कि डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई होता है, और इनका मतलब पता होना चाहिए, इनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इसी से निकल के आएगा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। फेयर स्ट्रेन चीज़ें क्लियर हो गई। फेयर स्ट्रेन क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है ना, रेट ऑफ फेयर स्ट्रेन, फिर एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कुछ नहीं होता है कि एक्सपेरिमेंट किया गया था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला, क्या पता चला कि जो फेयर स्ट्रेस होता है ना, जो फेयर स्ट्रेस होता है फ्लूइड की किसी भी लेयर पर, जो फेयर स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फेयर स्ट्रेन के। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर पता चला कि फ्लूइड के किसी भी लेयर पर जो फेयर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फेयर स्ट्रेन के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेयर स्ट्रेन क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी या फिर डी यू अपॉन डी वाई। इसीलिए मैं इसका डेरिवेशन करवाया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फेयर स्ट्रेन क्या होता है पता होना चाहिए। तो फेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, डी यू अपॉन डी वाई के। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। अब ये जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, ये जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है म्यू, डी यू अपॉन डी वाई। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। म्यू टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई आ जाएगा। सर ये जो म्यू है ये किस चिड़िया का नाम है, ये म्यू किस चिड़िया का नाम है, आपने अभी थोड़ा सा पढ़ा था, विस्कोसिटी होता है। म्यू क्या होता है, विस्कोसिटी। किस टाइप की विस्कोसिटी होती है, इसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, डायनेमिक या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ सारी चीज़ें मैंने लिख भी दी है कि म्यू इक्वल टू होगा डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कुछ भी नहीं हो तो पता है कोएफिशिएंट ही आएगा। यहाँ विस्कोसिटी की बात करें तो कोएफिशिएंट विस्कोसिटी क्या आएगा, तो टाउ बराबर कितना आ गया, टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलेगी आपको, ठीक है, एक चीज़ सीखने को मिलेगी। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी सरल रेखा का, है ना, स्ट्रेट लाइन का। बाई बराबर क्या होता था, एम एक्स, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, यानी बाई बराबर एम एक्स होता था। तो जो एक्स एक्सिस होती थी ये तो एक्स होता था, ये आपका बाई होता था, और एम क्या होता था, एम आपका होता था स्लोप। एम क्या होता था, एम होता था आपका स्लोप। तो यहाँ क्या होगा, ये आपका जो टाउ है ये आपका बाई एक्सिस हो जाएगा, डी यू अपॉन डी वाई एक्स एक्सिस हो जाएगा, और म्यू क्या हो जाएगा आपका स्लोप। म्यू क्या हो जाएगा, स्लोप। इसको हम कर्व भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं अलग अलग फ्लूइड के केस में। चलिए बना के देखते हैं। बाई बराबर क्या है, एम एक्स है, यहाँ साफ साफ मैंने लिख दिया टाइप करके। तो बाई बराबर एम क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और यहाँ पास एम की जगह पे क्या है, टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। म्यू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन। तो चलिए बनाते हैं कर्व। ये जैसे देखिए ये अपना एक्स एक्सिस है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डी थीटा या डी टी या फिर डी यू अपॉन डी वाई लिख सकते हैं, और इसको अपन लिख सकते हैं फेयर स्ट्रेस, है ना, फेयर स्ट्रेस लिख सकते हैं। अब स्लोप कितना होगा, जो एम होगा स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास अलग अलग एक लिक्विड है, जैसे अलग अलग फ्लूइड है, फ्लूइड में लिक्विड भी आता है गैस भी आता है। तो लिक्विड गैस में आयल है, वाटर है और एयर है ना।
गैस के केस में AR हो जाएगा। तो इसका आप बना के देख सकते हैं कैसे। देखिए अब स्लोप देखते हैं, किसका कैसे स्लोप आएगा उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑयल है, वाटर है और एयर है। सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होगी ऑयल की, फिर होगा वाटर, फिर होगी एयर की। तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी है ऑयल की, तो इसका कर्व कुछ ऐसा जाएगा, इसका कर्व कुछ ऐसा जाएगा। फिर इससे कम विस्कोसिटी किसकी है? वाटर की, तो वाटर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा डाउन बन गया है, ये बनेगा। फिर विस्कोसिटी ऑफ ए क्या बनेगा? विस्कोसिटी ऑफ एयर बनेगा, विस्कोसिटी ऑफ एयर बनेगा। देखिए ए विस्कोसिटी ऑफ ऑयल है, ए विस्कोसिटी ऑफ वाटर है और ए विस्कोसिटी ऑफ क्या है? गैस है, फिर एयर है। तो यहाँ पास आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन किस में होगा, सबसे कम डिफॉर्मेशन किस में होगा। यहाँ पे दिख भी रहा है कर्व में, समझना चाहें आप तो देखिए ऑयल में डिफॉर्मेशन केवल इतना हो रहा है ना। शियर स्ट्रेस इतना अप्लाई करने पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, डिफॉर्मेशन केवल इतना हो रहा है। वाटर में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, गैस में सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो जिसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है मतलब जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी उतनी वैल्यू क्या है? विस्कोसिटी की वैल्यू क्या है? कम है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, ऐसे आप बना सकते हैं, है ना। कभी क्वेश्चन पूछ दे तो आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का मोशन के केस में, ठीक है। अब इसके यूनिट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है? तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर डी यू अपॉन डी वाई। और इसको प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो म्यू आ जाएगा। और इसको आप समझ सकते हो जो मैंने आपको थ्योरी बताई है। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, कोई घबराइए नहीं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, जो डायनेमिक विस्कोसिटी आपको आया है, कहाँ से आया है भैया डायनेमिक विस्कोसिटी? आपने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो यहाँ से इसको जब हटाए थे आप, टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो जो म्यू था ये क्या था? डायनेमिक विस्कोसिटी। और इस डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है यूनिट, इसको अपन डिराइव करेंगे। एक बढ़िया बहुत अच्छे से डिराइवेशन हम करवा देते हैं। तो लिखा है, अच्छी बात है कि करवा के दिखाएंगे तो आपको और अच्छी फीलिंग आएगी। टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन ए डी वाई है। तो टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होता है? पास्कल। शियर स्ट्रेस क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पास्कल। तो ये पास्कल आ गया। म्यू है तो म्यू रहने दो, ठीक है। डी यू यानी यू क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अपान ये बाई, बाई क्या है? डी बाई एक लेंथ है, डी बाई क्या है? लेंथ है। बटे में है तो इसमें ऐसे आ जाएगा, 1/मीटर आ जाएगा, 1/मीटर आ जाएगा। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो पास्कल इज इक्वल टू म्यू 1/सेकंड आ जाएगा। तो न्यूटन को लिख सकते हैं ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल को, तो कितना हो जाएगा? म्यू 1/सेकंड, यानी म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। या सेकंड उधर चला जाएगा तो न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ से कि डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर कितना होता है? ये आपका पास्कल होता है, तो पास्कल सेकंड भी हो जाएगा। पास्कल सेकंड दोनों टाइप से पता होना चाहिए, न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकंड। ये कौन सी यूनिट है भैया? ये आपकी एसआई यूनिट है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट है। यदि आपसे एमकेएफ में पूछे तो कैसे निकाल लेंगे? एमकेएफ में पूछेगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, एमकेएफ में पूछेगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। एमकेएफ में निकाल देते हैं, ठीक है। एमकेएफ में निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे जो न्यूटन लिखा हुआ था, मैं कल आपको डिराइव करके बताया भी था। न्यूटन में कितना आता था पता है आपको? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलेंगे सर कैसे? फोर्स बराबर क्या होता था? एफ बराबर एम ए। फोर्स का होता था न्यूटन, मास का आपका किलोग्राम,
और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आता था ना, तो न्यूटन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं यूनिट, यहाँ से आप यूनिट को डिराइव भी कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ये तो आपकी चीज़ें हो गई ना। न्यूटन बराबर क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या निकाला था, न्यूटन सेकंड अपन मीटर स्क्वायर। तो वहाँ से इसको अच्छे से कर लेते हैं सॉल्व। अपने पास है स्पेस, इधर साइड देखते हैं, जिधर स्पेस है वहाँ से कर लेते हैं कैलकुलेशन। अपना क्या था, म्यू बराबर था न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का पता चल गया हमें, न्यूटन में कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ए सेकंड अपान मीटर स्क्वायर है ही। इसको आप फॉलो करेंगे तो एक मीटर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपको, एक सेकंड भी कट जाएगा, एक सेकंड से एक सेकंड, एक मीटर कट जाएगा, नीचे बोले बचेगा किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम अपान मीटर सेकंड। ये जो यूनिट आएगी ये यूनिट आपकी MKF में होगी। क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा, किलोग्राम अपान मीटर सेकंड, ये किस में यूनिट आएगी आपकी MKF में, किसकी, डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो यहाँ मैंने टाइप करके आपके हेल्प के लिए लिख दी हैं बातें कि ये आपका डायरेक्टली होता है किलोग्राम अपान मीटर सेकंड। याद रखिए, डायरेक्टली याद रख लीजिए, किलोग्राम अपान मीटर सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायमेंशन निकालना बहुत आसान हो गया। MKF के थ्रू तो आप डायमेंशन निकाल पाते थे, तो किलोग्राम को किस में लिखेंगे, आपका M आ जाएगा, कैपिटल M, मास होगा, मीटर क्या लेंथ में आ जाएगा, सेकंड आपका टाइम में आ जाएगा, M अपान LT। तो ये आपका M तो M ही है। ठीक है, इसको देखिए, तो आपका M को तो M ही है। अब बोलेंगे सर ये जो PPT में मिस्टेक है, मैं पहले से बता देता हूँ, ये आपका M है, L और T नीचे है, तो L इनवर्स हो जाएगा और आपका T इनवर्स हो जाएगा, T इनवर्स हो जाएगा, T इनवर्स 1 और L इनवर्स 1, यानी M L माइनस 1 T माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन होगी, ये इसकी डायमेंशन होगी। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, 60 नोट्स बना लीजिए, इनके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बिना लिखे इनकी फीलिंग ही नहीं आएगी, कुछ भी कितना भी कोई करवा देगा। इनको आप अच्छे साथ साथ लिख लीजिए। ठीक है, तो ये डायमेंशन पता चल गया आपको, यूनिट पता चल गई, अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पास, अब यहाँ पास कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको SI यूनिट पता चल गया, MKF पता चल गया, अब CGF यूनिट निकालना सीख लेते हैं। CGF सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें कैसे निकालेंगे। अब आपने यहाँ पास निकाला था, देखिए आपने निकाला था, ये आपकी यूनिट है MKF, किलोग्राम अपान मीटर सेकंड। अब किलोग्राम को आप लिखेंगे ग्राम में, मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर में, सेकंड तो सेकंड ही होगा। ठीक है, तो ग्राम अपान सेंटीमीटर सेकंड, ग्राम अपान सेंटीमीटर सेकंड। अच्छा, आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो ग्राम लिखा है, इस ग्राम को किलोग्राम में लिखना है तो 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम लिखना पड़ेगा। वैसे ही 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होंगे, 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर इंटू सेकंड में है। अब इसको आप फॉलो करिए, इसको जब आप फॉलो करेंगे तो कितना बचेगा, ये आपका आएगा 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 2 ऊपर है, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 1 अपान 10 की पावर माइनस 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 10 की पावर माइनस 1 है तो 1 अपान 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपान 10। तो यहाँ पास आएगा 1 अपान 10 किलोग्राम अपान मीटर सेकंड, किलोग्राम अपान मीटर सेकंड। अब इसी को हम क्या लिखते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है ना 1 अपान 10 किलोग्राम अपान मीटर सेकंड, ये 1 पॉइस के बराबर होता है, 1 पॉइस के बराबर होता है। हम लिख दिए यहाँ पास के 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 अपान 10 किलोग्राम अपान मीटर सेकंड। तो पॉइस किसकी यूनिट होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। 1 पॉइस इक्वल टू कितना होता है, 1/10 किलोग्राम अपान मीटर सेकंड, राइट। 1 अपान 10 को लिख सकते हैं 0.1 और किलोग्राम अपान मीटर सेकंड को लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे चीज़ें भी निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 पॉइस इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड, 0.1 पास्कल सेकंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिए। इतने सारे क्वेश्चन बने कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं यहाँ पास आपको डिराइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। CGF यूनिट आपको सिखा रहे थे, ठीक है, अभी डिराइव करवा देते फिर इसके बाद इरेज कर देंगे। म्यू इक्वल टू था आपका किलोग्राम अपान मीटर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम को अपन लिखेंगे ग्राम में,
मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर में, सेकंड को लिखेंगे अपन सेकंड में। ठीक है, 1 ग्राम को लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम, सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर, और 1 सेकंड तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फॉलो करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आपकी होगी 1/10 किलोग्राम मीटर सेकंड, जो कि 1 पाइस के बराबर होता है। ये जो वैल्यू होती है 1 पाइस के बराबर होती है। वी कैन से दैट 1 पाइस इज इक्वल टू 1/10 किलोग्राम मीटर सेकंड। 1 पाइस की वैल्यू निकल के आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसको देखिए 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं। 0.1 किलोग्राम मीटर सेकंड किसके बराबर होता है? न्यूटन सेकंड अपन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके माध्यम से? MKF यूनिट में निकाले थे अभी? नहीं, SI यूनिट में निकाला था आपने, न्यूटन सेकंड अपन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, इसको लिख सकते थे 0.1 पास्कल सेकंड, क्योंकि न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर होता है, सेकंड तो सेकंड हो जाएगा। तो 1 पाइस इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन बनेंगे। पाइस किसकी यूनिट होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी की। किसके बराबर होता है? 0.1 पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड किसकी यूनिट है? डायनेमिक विस्कोसिटी की। आई होप सारे फंडा आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके, चलिए हम तो डायनेमिक विस्कोसिटी आपको सिखा दिए हैं। अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है पहले तो ये समझ लेते हैं। इसका फार्मूला होता है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जिस फ्लूइड की आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल रहे हैं उसके पहले आपको डायनेमिक विस्कोसिटी पता होनी चाहिए, और उस फ्लूइड की आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, तो आप आसानी से काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल पाएंगे। ठीक है, हमारे पास इस कंटेनर में कोई फ्लूइड था, इसकी हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी थी। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड यानी म्यू हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपन रो हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें? कोई इशू तो नहीं आ रहा है ना? डायनेमिक विस्कोसिटी फ्लूइड अपन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अब इसको आप डिराइव करवा के दिखाइए सर, हमारे समझ में नहीं आने वाली चीज़ें। तो पेशेंस रखिए, यहाँ हम इसको इरेज करेंगे और इसको भी आपको हम डिराइव करवा रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप डिराइव करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अब ये डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की यूनिट कितनी होती थी? न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। सीख लीजिए डेरिवेशन, डायरेक्ट फार्मूला तो याद कर लेंगे एग्जाम के लिए, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा तो फंस जाएंगे, तो ये छोटे छोटे डेरिवेशन पता होना चाहिए। डेंसिटी का क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आप फॉलो करें तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अच्छा, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? अभी मैंने बताया था ना, न्यूटन बराबर क्या होता है? F बराबर ma, तो न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ये न्यूटन की वैल्यू कितना आएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप कितना, ये मीटर स्क्वायर है, ये आपका तो ये न्यूटन की वैल्यू हो गई, बाकी चीज़ें तो पड़ी हुई है ना, इंटू F अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना सॉल्व हुआ है अभी। न्यूटन की वैल्यू आपकी ये वाली हो गई, सेकंड तो सेकंड, मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पास ये भाग में है, इसको आप इंटू में कर लीजिए, तो मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा और किलोग्राम नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं सॉल्व। कैसे फॉलो करेंगे? किलोग्राम से तो किलोग्राम कैंसिल हो गया, अब वो बचेगा क्या आपके पास? 1 मीटर स्क्वायर था तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। नहीं, देखिए मीटर क्यूब है ना, और ऊपर मीटर है। देखिए तो आपके 1 मीटर क्यूब है और 1 मीटर, तो 4 मीटर है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा ऊपर? मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और 1 सेकंड नीचे बचेगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो जो आपके काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट आ रही है वो आ रही है मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ये आपको पता होना चाहिए। मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी की SI और MKF दोनों में लिख सकते हैं इसको। MKF एंड SI यूनिट है, MKF एंड SI यूनिट है। ठीक है, अब CGF में निकालना पड़ेगा, तो क्लियर होना चाहिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड।
ठीक है, मीटर स्क्वायर अपन सेकंड। वही चीज़ें मैंने आपके नोट्स में टाइप करके दी है कि आपके एसआई यूनिट है, किसमें है, एसआई यूनिट है। तो डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया। अच्छा, पीजीएफ यूनिट निकाल सकते हैं ना, पीजीएफ यूनिट में क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में लिखेंगे आप लोग सारी चीज़ों को। तो कैसे आएगी, देखिए न्यू इक्वल टू कितना था आपका, मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। अब इस मीटर को किस में लिखना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, मीटर को किस में लिखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर ये आपका है। तो मीटर स्क्वायर जो आपका मीटर है सेंटीमीटर में होगा, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेकंड हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेकंड, ये पीजीएफ यूनिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, पीजीएफ यूनिट। और इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻2 मीटर, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड है तो सेकंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपान सेकंड आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। एक इसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड लिखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेकंड है, फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। ये वैल्यू आ रही है। एक किसके बराबर है, एक स्टोक के बराबर होता है, एक स्टोक के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक स्टोक की वैल्यू इतनी होती है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकंड होती है एक स्टोक की वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 स्टोक इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं भैया, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकंड। और हमें पता है कि वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड के बराबर होती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। स्टोक किसकी यूनिट होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। 1 स्टोक इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपान सेकंड होता है, या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड होता है। अभी मैंने पॉइस बताया था ना, एक पॉइस किसके बराबर होता है, 0.1 न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर होता है, वही होता था। ये पता होना चाहिए, कितना होता था, 1 पॉइस इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर, है ना, यही आया था ना, न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। या फिर 0.1 किलोग्राम अपान मीटर सेकंड आया था ना, किलोग्राम अपान मीटर सेकंड, या फिर 0.1 पास्कल सेकंड, ये यूनिट आई थी पॉइस की। तो पॉइस यूनिट होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की, काइनेमेटिक की होती है स्टोक। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये स्टोक की यूनिट हो गई, 1 स्टोक इक्वल टू इतना होता है। अच्छा, 1 सेंटी स्टोक पूछे तो क्या करेंगे आप, 1 सेंटी स्टोक पूछे तो कैसे निकालेंगे, सेंटी यानी सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। ये आपका स्टोक की वैल्यू होती है, ये आपके स्टोक की वैल्यू होती है कि 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। तो 10⁻⁻2 एक सेंटी स्टोक हो जाएगा, सेंटी स्टोक यानी सेंटीमीटर ही समझो आप, ठीक है। तो ये आपका आएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर सेकंड, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर सेकंड। तो इस तरीके से आप आसानी से यूनिट को निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से टाइप कर दिया है, जो चीज़ें याद करने लायक है समझ लीजिए। आपको जो नोट्स देंगे, नोट्स में केवल इतना ही डेटा रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा याद करने के लिए। क्योंकि लिए एक बार रिवाइज करेंगे अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, इसके बाद फिर इफेक्ट पे बात करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है क्या क्या मैंने आपको बताया। पहले तो विस्कोसिटी क्या होती है, कोएफिशिएंट फोर्स की वजह से होती है। अब यहाँ पर आप न्यूटन लॉ विस्कोसिटी देख लिए थे, फिर हम यूनिट पे आए थे। यूनिट में कुछ नहीं होता, यूनिट में डायरेक्टली आपको क्या क्या याद रखना है वो चीज़ें मैं आपको बता दिए हैं। फिर भी देख लीजिए एक बार, तो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है डायरेक्टली क्वेश्चन में जो एग्जाम में आता है, न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर याद होना चाहिए। ये पास्कल सेकंड होता है। 1 पॉइस इक्वल टू कितना होता है, पॉइस किसकी यूनिट होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एमकेएफ क्या होती है, पीजीएफ क्या होती है, और एक स्टोक कितना होता है, 1 सेंटी स्टोक क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं। कोई सा भी दुनिया का एग्जाम हो, इस पर्टिकुलर चैप्टर से सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम है तो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे,
ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, छाप लीजिए दीवारों पे कि आपको पता होना चाहिए, सोते जागते वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार कंफ्यूज होने वाले हैं आप। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे जो हमने विस्कोसिटी पढ़ी है अभी, जो हमने विस्कोसिटी पढ़ी है, इसलिए मैं इतना टाइम दिया हूँ डेरिवेशन में। जो हमने विस्कोसिटी पढ़ी है अभी, उन विस्कोसिटी में इनका जो टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इन पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट है। तो हेडिंग बना लीजिए, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंडीशन ऑन विस्कोसिटी। डिफरेंट कंडीशन में हम देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और प्रेशर का। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है टेम्परेचर से आता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंडीशन, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंडीशन, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंडीशन ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पर डिफरेंट कंडीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब डिफरेंट कंडीशन में एक तो आपका प्रेशर आएगा और एक आपका टेम्परेचर आएगा, इन पर हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। अब इसमें भी हमारे पास दो टाइप की विस्कोसिटी है ना, एक होता लिक्विड है और एक है गैस की देखेंगे। तो पहले हम लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड की हम डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करेंगे। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि लिक्विड के अंदर जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो किसकी वजह से है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, कि उसके पीछे क्या रीजन है कि लिक्विड के अंदर डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो काजेस पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो काज ऑफ विस्कोसिटी क्या है, वो आपका है कोहेसिव फोर्स। क्या है, कोहेसिव फोर्स। अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स क्या होगा, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स लगते हैं, यानी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स कम हो जाएंगे। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्या होंगे, फोर्स कम होंगे। कैसे कम होंगे, जैसे देखो ये मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल के बीच क्या लग रहे हैं, फोर्स लगे हुए हैं, कोहेसिव फोर्स इस तरीके से लगे हुए हैं। एक कोहेसिव फोर्स के कारण क्या है, लेयर बन जाते हैं। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड विल ब्रेक, यानी जो बॉन्ड है वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। जब बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगी, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज तो बॉन्ड टूटेंगे तो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब कोहेसिव फोर्स जब ज़्यादा होता है तभी तो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है। अब कोहेसिव फोर्स भी कम हो गया तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, सबका सार आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं लिखना है। इस पॉइंट को जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिख लीजिए। कैसे लिखना है कि टेम्परेचर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो बॉन्ड टूट गया। किसका बॉन्ड टूट गया, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, बॉन्ड विल ब्रेक, अपने पार्ट नोट में लिखना है। फिर उसके वजह से क्या होगा भैया, जो कोहेसिव फोर्स है उस कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब कोहेसिव फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यदि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ेगा घटेगा। भैया कोहेसिव फोर्स भी डाउन हो रहा है तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ठीक है, डाउन हो जाएगा। तो कर्व यदि आप बना के देखेंगे तो ऐसे देखिए, टेम्परेचर आपने बढ़ा रहे हैं, ये विस्कोसिटी जो है लिक्विड की क्या होगी, ये डाउन होगी। क्या होगी, डाउन होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये पता हो गया। दूसरा पॉइंट,
अब हम लिक्विड की बात हो गई, हम बात करेंगे गैस की। गैस की विस्कोसिटी पर क्या असर होगा, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है गैस के अंदर कोएफिशिएंट फोर्स 0 होता है, और गैस के अंदर जो रीजन होता है कोएफिशिएंट फोर्स का वो क्या होता है, रैंडम मोशन। क्या होगा, रैंडम मोशन। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडम मोशन कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये बताइए पहले। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडम मोशन कम होगा कि ज़्यादा होगा, रैंडम मोशन ज़्यादा होगा। अब रैंडम मोशन ज़्यादा होगा तो रुकावट कम होगी ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी। तो रुकावट ज़्यादा होगी मतलब क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ रही है, विस्कोसिटी बढ़ रही है। तो गैस के केस में क्या हो रहा है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी क्या हो रही, बढ़ रही है। समझते हैं क्यों। जो गैस के केस में जो विस्कोसिटी का रीजन होता है रैंडम मोशन, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल फटाफट फटाफट और कूदने लग गए, पार्टिकल क्या हो गए, आपस में टकराने लग गए। तो आपस में टकराएंगे तो रुकावट और पैदा होगी, रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस ही तो विस्कोसिटी है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ेगा, डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको, डोंट गेट कन्फ्यूज। हम डायनेमिक विस्कोसिटी बताए हैं लिक्विड की और गैस की, ठीक है। लिक्विड के केस में क्या हो रहा था, डायनेमिक विस्कोसिटी कम हो रहा था, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर। गैस के केस में डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ये हमने डायनेमिक की बात की है। अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके ऊपर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर। कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पास एक वो बना देता हूँ ताकि लास्ट में आपको समझने में बहुत आसानी हो। अभी हमने म्यू की बात की थी, म्यू की। तो म्यू की जब हमने बात की थी तो लिक्विड केस में क्या हुआ था, लिक्विड केस में आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया था, जस्ट अ मिनट, ये आपका म्यू म्यू की बात की थी, डायनेमिक विस्कोसिटी की हम बात की थी, जस्ट अ मिनट। तो इसमें क्या था, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो जबकि म्यू की वैल्यू थी डिक्रीज हुई थी, किसके केस में, लिक्विड केस में। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो म्यू की वैल्यू बढ़ी है, किसके केस में, गैस के केस में। आपके पार्ट नोट्स हैं। अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैंने सब कुछ टाइप करके रखा है, लेकिन क्या है ना, इनको लिख लिख के पढ़ाने में फीलिंग आती है, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है पता है ना आपको, ए होता है म्यू अपान रो, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड अपन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब यहाँ समझना पड़ेगा हमको, यहाँ पर दो रिलेशन बनेगा। जो कुछ भी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं ना पहले से, पहले वाले लेक्चर में, वो काम में आने वाले हैं। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, अब पहले आप ये देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक है म्यू एक है रो, दोनों का रिलेशन होगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हुई थी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया था गाइज, तो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हुई थी, डाउन हुई थी ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर डायनेमिक विस्कोसिटी डाउन हुई थी ना, ये पता है। अब आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आपके डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आपको पता है जो लिक्विड का जो डेंसिटी होता है प्रेशर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहा जाता है। ये मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था पहले वाले लेक्चर में। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के डेंसिटी पे कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो म्यू डाउन होगा। अब म्यू कम हो रहा है लेकिन डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पास आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा कि हम यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो म्यू की वैल्यू है कम हो रही है। जब म्यू की वैल्यू कम हो रही है तो न्यू की वैल्यू भी कम होगी, न्यू की वैल्यू भी कम होगी, म्यू की वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी, क्लियर हो गया, क्योंकि म्यू की वैल्यू कम हो रही है। तो म्यू अपान रो है, रो में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो न्यू की वैल्यू चेंज ही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पास इसको भी लिख लीजिए, ये तो म्यू की बात हुई थी। अब न्यू के बारे में लिख लीजिए, न्यू के बारे में क्या लिख लेंगे, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो म्यू आपका डाउन हुआ, म्यू डाउन हुआ तो न्यू की वैल्यू डाउन होगी। एक किसके केस में है, लिक्विड की बात हो रही बाबा, ठीक है, ये पता होना चाहिए।
ये लिक्विड के बारे में मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे, ये लिक्विड के बारे में था, अब हम बात करें गैस के बारे में। गैस के केस में क्या होगा, गैस में तो आपको गैस के केस में कैसे निकालेंगे, न्यू बराबर वही होता है, म्यू अपान रो होता है, म्यू अपान रो होता है। चलिए अब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो रहा था, आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे तो डायनेमिक विस्कोसिटी, टेम्परेचर हमने बढ़ाया था तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ जो गैस होता था वो आपका इंक्रीज हो रहा था, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू रैंडम मोशन, रैंडम मोशन ज़्यादा हो रहा था, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा था। अब एक रिलेशन आपको पता है डेंसिटी केस में क्या होगा टेम्परेचर का, ये रिलेशन आपको पता है, मैंने आपको करवा के दिया था। ये आपका रो है, ध्यान रखिएगा, ये आपका रो है, ये आपको रिलेशन मैंने बताया था। क्या होता है, P बराबर रो आर टी होता था, यहाँ पर आप देखिएगा, जो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता था। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी ऑफ गैस कम होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो डेंसिटी ऑफ गैस बढ़ेगा। अब यहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ गैस कम हो रहा है, डेंसिटी ऑफ गैस कम हो रहा है, यानी ये न्यू है और ये म्यू अपान रो है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मेरी बात को देखो अच्छे से, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो म्यू की वैल्यू तो बढ़ेगी, म्यू की वैल्यू बढ़ रही है और आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है, यानी जो न्यू है वो न्यू क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऊपर वैल्यू ज़्यादा हो रही है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है, मतलब न्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से लिख लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो टेम्परेचर बढ़ाने पर डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस बढ़ता है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस और तेज़ी से बढ़ता है, और तेज़ी से बढ़ता है। आई होप को आपको परफेक्ट रीजन पता चला होगा इन सब चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर लिख लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये 4 रीजन आपको पता होना चाहिए, 4 पॉइंट मैंने बताया ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये आपके फार हैं इन सब का। अब यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ध्यान पे आ जाएंगे। ठीक है, क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा विस्कोसिटी पर। विस्कोसिटी 2 टाइप की होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और 2 टाइप के फ्लूइड की होती है, मतलब एक लिक्विड की और एक गैस की। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि कोएफिशिएंट फोर्स की वैल्यू कम होती है। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस ज़्यादा होता है, क्योंकि रैंडम मोशन तेज़ी से होता है, रुकावट ज़्यादा आती है। ठीक है, वैसे न्यू की वैल्यू आपने निकाला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ कम होता है लिक्विड का, डायनेमिक विस्कोसिटी कम होता है, प्रेशर पे कोई चेंजेस नहीं आता, जिसकी वजह से न्यू की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस बढ़ेगा, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस तो बढ़ रहा है, लेकिन जो नीचे की वैल्यू है अपनी डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती है, इसलिए न्यू की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, यदि आपको ये पता रहेगा तो आप आसानी से इन सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट आपका यही वाला क्वेश्चन पूछता है, किसके बारे में पूछता है, टेम्परेचर का है। तो टेम्परेचर का यदि आपने संभाल लिया तो प्रेशर का तो आप आसानी से कर ही लेंगे, और प्रेशर का केस हम देखेंगे क्वेश्चन के साथ में, कोई क्वेश्चन आया होगा तभी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखिए कितने सारे मैंने क्वेश्चन आपके लिए टाइप करके रखे हैं, पता है ना आपको, जो मैंने अभी लिखवाया है ना, इसको लिख लेना कॉपी पे, बाद में आप चिल्लाएंगे सर नोट्स आपने नहीं दिया है, क्योंकि लिखने वाली चीज़ें हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए ठीक है, यह चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे, अच्छा इफेक्ट वाला टॉपिक हो गया, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं,
एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। आपने पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ से आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और इसके बेस पर जो न्यूटोनियन फ्लूइड है और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है और अच्छे समझ में आने वाले हैं, बहुत बेहतर तरीके से आप समझेंगे। फिर टाइप ऑफ फ्लूइड बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, कैपिलरी इफेक्ट के बारे में, इन सब पर हम बात करेंगे। तो फटाफट देख लीजिए न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। आपको पता है जो टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी बाई है, ये क्या है? टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी बाई न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो ऐसे लिक्विड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, वो कौन से फ्लूइड होते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। और न्यूटोनियन फ्लूइड को रियल फ्लूइड कहा जाता है। और ऐसे लिक्विड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। कौन से फ्लूइड होते हैं भैया? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, पता होना चाहिए आपको। अब न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन में अंतर क्या है? पर आप किस बेस पे कहते हैं, मतलब फॉलो करने का मतलब समझ में आ रहा क्या है कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं आ रहा समझ में? आ जाएगा। जैसे ये पाइप है, इस पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस पाइप से क्या हो रहा है? लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो जब लिक्विड फ्लो हो रहा था, ये आपका इनलेट सेक्शन है, ये आपका आउटलेट सेक्शन है पाइप का, आपका नहीं पाइप का। तो यहाँ पास जो विस्कोसिटी थी म्यू थी, और जब लिक्विड इस पाइप से फ्लो होकर निकलता फिर भी विस्कोसिटी म्यू ही है, यानी जितनी विस्कोसिटी पहले थी पाइप के इनलेट टाइम पे, जब पाइप में फ्लूइड घुस रहा था, इंटर कर रहा था, जब आउट हो रहा है उस टाइम पे विस्कोसिटी सेम है, विस्कोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्लो जो आपकी विस्कोसिटी है वो क्या होता है? सेम ही रहता है, वो आपका होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। ड्यूरिंग द फ्लो जिसकी विस्कोसिटी चेंज होती है वो होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड को रियल फ्लूइड कहा जाता है। जैसे एयर हो गया, वाटर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, 70% फ्लूइड क्या होते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, रियल फ्लूइड होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है रियोलॉजी। ये रियोलॉजी क्या होता है? अब रियोलॉजी उनके बारे में होता है ना जो आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, उनके व्यवहार के बारे में बताता है। तो स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं डिफरेंट टाइप के, अभी आगे बताएंगे कितने टाइप के होते हैं, समझ लो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो जो बहुत सारे टाइप के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना ही। अब बिहेवियर क्या है? फ्लो बिहेवियर है ना। फ्लो किस तरीके से फ्लो होते हैं, टाइम के साथ में, डिफॉर्मेशन के साथ में क्या चेंजेस आए वो सब देखेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज। रियोलॉजी क्या होता है? एक साइंस होता है, यानी ब्रांच ऑफ साइंस है, समझ लो ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में, यानी फ्लो बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है। ये आपका रियोलॉजी होता है। जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किस टाइप के फ्लूइड के व्यवहार को देखते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन होते हैं? जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है। एक जनरल इक्वेशन आप लोग याद रखिए, आगे हम बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड में निकाल कर दिखाएंगे। टाउ बराबर होता है ए डी यू अपॉन डी वाई पावर एन प्लस बी। ए क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, एन होता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। आगे देखेंगे, इतना ध्यान में रखना है अपने को। अब टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कई तरीके के होते हैं। ऐसे फ्लूइड होते हैं जो टाइम पर इंडिपेंडेंट होते हैं और ऐसे फ्लूइड होते हैं जो टाइम पर डिपेंड करते हैं। जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड और बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। जो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, दूसरा होता है रियोपेक्टिक फ्लूइड। ये आपको पता होना चाहिए, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड और रियोपेक्टिक फ्लूइड होता है, ठीक है। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड और रियोपेक्टिक फ्लूइड होता है। क्लियर है चीज़ें? ओके, ये आपको पता है, ठीक है। अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लिखवाएंगे, समझाएंगे आपको। जो स्पेस दिया है ना, इस स्पेस को यूटिलाइज करना ताकि जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। टाउ बराबर क्या होता है? म्यू डी यू अपॉन डी वाई। म्यू क्या होता है? स्लोप बताता है, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन होते हैं? जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। तो भैया किस लॉ को फॉलो करते हैं? वो पावर लॉ को फॉलो करते हैं। अब ये पावर लॉ क्या होती है सर, थोड़ा बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। पावर लॉ होता है टाउ बराबर ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन।
न्यूटन लॉ क्या होता है, टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता था, और ये पावर लॉ में ये चेंजेस आ जाता है। इसमें दो नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। टाउ बराबर, पहली बात तो आपको म्यू नहीं देखने को मिल रहा है, म्यू नहीं है, ए आ गया म्यू की जगह में, पावर एन आ गई है। ये आपका होता है पावर लॉ, जिसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फॉलो करते हैं। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, टाउ बराबर ए है, इसको और आसानी से लिख सकते हैं डी यू अपान डी वाई की पावर n-1 इंटू डी यू अपान डी वाई लिख सकते हैं ना। बेस समान है तो जो पावर है ऐड हो जाएगी, तो इसमें पावर क्या है, कुछ नहीं, एक है, तो n-1 +1 तो कैंसिल हो जाएगा, n ही आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा तो पता ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। टाउ बराबर 8 डी यू अपान डी वाई पावर n-1 इंटू डी यू अपान डी वाई लिख लिया आपने। अब इसको कंपैरिजन हम करें तो कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पास जो म्यू था, इस म्यू की जगह पे एक वैल्यू आ गई है, ए वाली वैल्यू आ गई है, ए डी यू अपान डी वाई की पावर n-1। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि म्यू इज इक्वल टू क्या आया है, एक नया टर्म, म्यू इज इक्वल टू एक नया टर्म डेवलप हुआ है, डी यू अपान डी वाई की पावर n-1। इसको बोलते हैं म्यू एपरेंट, क्या बोलते हैं, नॉट एक्चुअल, म्यू एपरेंट बोलते हैं, म्यू एपरेंट नॉट एक्चुअल। तो 8 डी यू अपान डी वाई की पावर n-1 होता है। क्लियर हो गई चीज़ें। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये म्यू एपरेंट हो गया तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एपरेंट डी यू अपान डी वाई, यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। अब इसमें जो दो आपने नए टर्म देखे थे पहले ए वाले म्यू एपरेंट में, तो याद रहना चाहिए कि म्यू टाउ बराबर म्यू एपरेंट डी यू अपान डी वाई होता है। अब म्यू एपरेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8 डी यू अपान डी वाई पावर n-1 होता है। ये आपका जो होता है, ये होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, और आपका जो n होता है, ये होता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो पावर लॉ कैसे फॉलो करेंगे ये मैंने बता दिया। अब हम जो अगला लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर के अंदर बहुत सारे जो फ्लूइड हैं ग्राफ के बारे में देखेंगे और से कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तब तक इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिए और अदर सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। यदि आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। द सिविल पॉइंट ऐप में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रॉपर कोर्स मिल जाएगा, है ना। बहुत अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे, प्रॉपर वे में एक फुल गाइडेंस के साथ तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो 9340888429 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है सिंपल देहाती लैंग्वेज रहेगा, हमें लंबी लंबी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ है कि आप आसानी से सीख जाओ, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओ। जब क्वेश्चन आप कर पाओगे तो एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा और एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा, ये फुल गारंटी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।